आज हम बात करेंगे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है? द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच नो बाउंड्री कैन बी मार्क्ड बिटवीन टू कंपोनेंट्स और टू कलर्स। यानी कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, ये एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है कि जिसके अंदर हम दो कलर्स के दरमियान बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। यानी कि द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच नो बाउंड्री कैन बी मार्क्ड, हम किसी भी बाउंड्री ड्रा नहीं कर सकते बिटवीन टू कंपोनेंट्स और कलर्स। हम दो कलर्स के दरमियान कोई भी बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक और कलर है जो इसके साथ ही मिक्स हुआ हुआ है ऐसे करके। फिर इसी तरह सेम इसी तरीके से आगे भी ऐसे करके एक कलर बना हुआ है, और इसी तरीके से आगे भी ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स वाले कलर बने हुए हैं। इसी तरीके से एक और कलर है यहाँ पर, वो ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर करके हमारे पास एक और कलर बना हुआ है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ही मार्कर है इसलिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ। ये ब्लू कलर है, ये येलो कलर है, ये क्या है, ये ब्राउन कलर है, ये डार्क, ये ब्लैक कलर है, ठीक है ना। ये ब्लैक कलर है गोल वाला, और ये एंड वाला फॉर एग्जांपल ये है वो वाला कलर, क्या नाम है, पर्पल कलर, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये जो सा येलो कलर होगा ये इस तरीके से ब्राउन में मिक्स हुआ होगा, और ब्राउन कलर येलो की तरफ आ रहा होगा। यानी कि ब्राउन और येलो के दरमियान कोई भी बाउंड्री आप नहीं लगा सकते कि ब्राउन कलर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और येलो कलर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउन, यहाँ पर ये जो सा ये ब्लू, और यहाँ पर ये जो सा ब्लू कलर है, और ये ब्लैक कलर है। इस तरह से ये ब्लैक कलर जो सा होगा, ये ब्लैक कलर जो सा होगा ये भी ऐसे करके इसके अंदर आ रहा होगा, और ये डार्क कलर इसकी तरफ जा रहा होगा इस तरीके से। यानी कि ब्लैक कलर ब्लू की तरफ जा रहा है और ब्लू कलर ब्लैक की तरफ जा रहा है। इसके दरमियान कोई भी बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से जो सा एंड वाला पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर और ब्लैक कलर के दरमियान भी कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं की जा सकती। ये देखिए, ये जो सा ब्लैक कलर होगा ये इस तरीके से घूम घूम के पर्पल की तरफ भी आ रहा होगा, और पर्पल कलर इस तरीके से ब्लैक की तरफ भी आ रहा। हम कोई बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते इन दोनों के दरमियान। इसी स्पेक्ट्रम को कहते हैं हम, ये कौन सा स्पेक्ट्रम है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। इसको हम फॉर एग्जांपल रैम्बो है, कोसे कज़ा, हम उसकी एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की। रैम्बो, बारिश के बाद जो सा रैम्बो बनता है, वो रैम्बो जो सा होता है उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स के दरमियान आप किसी भी कलर के दरमियान कोई भी बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की तरफ ठीक है ना। और फिर इसके बाद आगे यहाँ पर हम किसी भी कलर के दरमियान यानी कि बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते। ब्लू कलर जो सा ये येलो की तरफ आ रहा है, और येलो कलर जो सा है वो ब्लू की तरफ जा रहा है। इन दोनों के दरमियान कोई भी बाउंड्री ड्रॉ नहीं की जा सकती। इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच नो बाउंड्री कैन बी मार्क्ड बिटवीन टू कंपोनेंट्स और कलर्स इज कॉल्ड, इसको फॉर एग्जांपल रैम्बो है। फिर इसी तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? लाइन स्पेक्ट्रम भी इस तरह से, द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क और ब्राइट बैंड सेपरेट बाय ब्राइट और डार्क लाइन, ठीक है ना। समझ आ गया आपको? लाइन स्पेक्ट्रम में 2 तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं इस तरीके से 2 तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम में। ये देखें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। इधर भी इसी तरीके से 2 तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं। दो तरह के स्पेक्ट्रम बन रहे होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना।
एक स्पेक्ट्रम होता है इस तरीके से, जिसमें डार्क लाइन जो सी होती है वो ब्राइट बैंड्स को सिपरेट कर रही होती हैं, डार्क लाइंस सिपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को। और ये जो सा होता है, और एक और स्पेक्ट्रम बनता है कि जिसमें ब्राइट लाइंस सिपरेट कर रही होती हैं डार्क बैंड्स को। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये लाइन स्पेक्ट्रम में की डेफिनेशन है। ये देखें, वो कह रहा है जी द टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच डार्क और ब्राइट बैंड, जिसमें डार्क बैंड भी बनते हैं और ब्राइट बैंड भी बनते हैं। ये डार्क बैंड है, ये ब्राइट बैंड है। ठीक है ना, डार्क बैंड और ये ब्राइट बैंड सिपरेट बाय ब्राइट और डार्क लाइन। ठीक है ना, इनको सिपरेट किया जाता है डार्क लाइन से और ब्राइट लाइन से। ठीक है ना, समझ आ गई? यानी कि डार्क बैंड्स को ब्राइट लाइन से इस तरीके से सिपरेट किया जाता है। ठीक है ना, समझ आ गई? और यहाँ पर जो उनसे डार्क लाइंस हैं वो सिपरेट कर रही होती है ब्राइट बैंड्स को। इसको हम क्या कहते हैं? ये बैंड है। ये क्या है? ये बैंड है। ठीक है ना, यानी कि डार्क बैंड जो सा होगा उसको सिपरेट कर रही होंगी ब्राइट लाइन। डार्क बैंड को सिपरेट कर रही है ब्राइट लाइन, और फिर उसके बाद ब्राइट बैंड, ये जो उनसे ब्राइट बैंड बन रहे हैं, इनको सिपरेट कर रही होती है डार्क लाइन। ठीक है ना, और फिर इसी तरीके से इसकी एग्जांपल है कि सोडियम स्पेक्ट्रम है, 2 येलो सिपरेट द बैंड। सोडियम स्पेक्ट्रम जब बनता है इसमें दो येलो सिपरेट द बैंड, यानी कि 2 येलो लाइंस जो सी होती हैं वो सिपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को सोडियम स्पेक्ट्रम में। ये इसकी एग्जांपल है कि इसमें 2 येलो लाइंस सिपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को। इसी तरीके से सिपरेट द बैंड, और 2 येलो लाइंस सिपरेट द बैंड। और फिर इसी तरीके से एग्जांपल है इसके लाइन स्पेक्ट्रम की एग्जांपल। लाइन स्पेक्ट्रम की आगे 2 टाइप्स हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक ही है, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम जो सा होता है इसकी 2 टाइप्स होती हैं। लाइन स्पेक्ट्रम की 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप है जी इसकी एटॉमिक एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और एक लाइन है जी इसकी एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है ना, एटॉमिक एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, ये इसकी 2 टाइप्स हैं लाइन स्पेक्ट्रम की। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन लिख दिया। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में इसमें डार्क लाइंस जो सी होती हैं, डार्क लाइंस वो सिपरेट कर रही होती हैं, डार्क लाइंस जो सी हैं वो सिपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को। इसमें क्या होता है? इसमें ब्राइट लाइंस सिपरेट कर रही होती हैं डार्क बैंड्स को। तो ब्राइट लाइंस क्या हो रही हैं? ब्राइट लाइंस सिपरेट कर रही होती हैं डार्क बैंड्स को, और डार्क लाइंस सिपरेट कर रही होती हैं ब्राइट बैंड्स को। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये था कुछ इसका। अब उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करने जा रहा हूँ। इन केस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिफरेंट लाइंस आर सिपरेटेड द ब्राइट और डार्क बैंड। ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे? यहाँ पर देखें, इधर करके हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर इधर करके एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाते हैं। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रोड्स फिक्स हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स फिक्स हुए हैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं? ये जाके कनेक्ट हुए होते हैं बैटरी से। ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और बीच में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता, हाइड्रोजन गैस भरी होती है। हम क्या करते हैं? बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं, कुछ ही वक्त के लिए बहुत ही हाई वोल्टेज का करंट पास करते हैं
इस डिस्चार्ज ट्यूब में से कि जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस इनक्लोज्ड है। जैसे ही हम बहुत ही हैवी किस्म का करंट पास करेंगे तो जो सा हाइड्रोजन एटम होगा ना, हाइड्रोजन एटम जो सा होगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इस तरह से होगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो सा होगा, ये जो सा लोअर शेल में इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत ही हैवी किस्म का करंट हमने पास किया इस डिस्चार्ज ट्यूब में। तो एक एटम की कहानी मैं सुना रहा हूँ, सारे के सारे एटम्स में यही हो रहा होता है हाइड्रोजन के। एक एटम की कहानी मैं सुना रहा हूँ कि ये जो सा एटम होगा ये क्या करेगा, इसके अंदर जो से इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो हैवी किस्म का इलेक्ट्रिक करंट जो सा आपने कुछ वक्त के लिए दिया था इस हाइड्रोजन गैस को जो कि इनक्लोज है इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जंप करेगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को जज़ब करके लोअर शेल से हायर शेल की तरफ जाएगा, तो इस दौरान क्या होगा, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ गया। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या करेगा, हर चीज़ दुनिया में स्टेबल होना चाहिए, होना चाहती है, तो ये क्या करना है, ये क्या करता है, ये स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये वापस से इसी शेल में आएगा। तो उस दौरान ये क्या करेगा, एनर्जी खारिज करेगा। ये एनर्जी जो सी खारिज करेगा ना, इसी एनर्जी, ये जो सी एनर्जी खारिज हो रही है इस तरीके से, हर एक एटम में यही हो रहा होता है काम। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से लिख देता हूँ कि जैसे ही किसी एटम, जैसे ही न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये न्यूक्लियस है एंड इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कम होगा। जैसे डिस्टेंस कम है तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपने भाई के पास आया हुआ है, ये अपने आप को स्टेबल महसूस करेगा। वो कहेगा कि भाई मैं स्टेबल हूँ, तो क्यों ना मैं एनर्जी कम ही कर लूँ, तो तब उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन जैसे ही इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा, न्यूक्लियस का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के दरमियान डिस्टेंस बढ़ेगा तो ये क्या होंगे, ये अनस्टेबल फील करेगा। तब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनस्टेबल फील करेगा ना, तो उस दौरान क्या करेगा, ये स्टेबल होने के लिए वापस से अपने भाई के पास आ जाएगा, यानी कि वापस से हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आएगा। यानी कि अनस्टेबल फील करेगा तो उस दौरान इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस तरीके से होगा कि इस शेल की एनर्जी होती है 5 जूल, इस शेल की होती है जी 10 जूल, इस शेल की होती है 15 जूल, ठीक है ना। जैसे ही ये इलेक्ट्रिक करंट से हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की इलेक्ट्रॉन को, तो ये 10 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। जैसे ही 10 जूल एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो ये लोअर शेल से हायर शेल की तरफ चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे लोअर शेल से हायर शेल की तरफ चला जाएगा, तो इस दौरान इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। समझ आ गई आपको एनर्जी क्यों बढ़ी है इसकी, 15 जूल एनर्जी हो गई है इसकी 15 जूल एनर्जी हो गई है इसकी। क्यों हो गया 15 जूल, क्योंकि इसने 10 जूल एनर्जी इलेक्ट्रिक करंट से हासिल की है और इसकी एनर्जी बढ़ गई है। और यहाँ पर ये अनस्टेबल फील कर रहा है क्योंकि इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज़्यादा है, अपने भाई के पास, अपने भाई से दूर है। तो ये क्या करेगा, अपने भाई के करीब आएगा। तो उस दौरान ये 10 जूल इसने एनर्जी अब्जॉर्ब की थी ना जो सी इलेक्ट्रिक करंट से, वही 10 जूल एनर्जी अब ये खारिज करेगा, ठीक है ना, वेव्स की फॉर्म में, ठीक है ना। 10 जूल एनर्जी इसने खारिज की 10 जूल एनर्जी इसने खारिज कर दी, इसने 10 जूल एनर्जी क्या की, खारिज की, और वापस से इनर शेल में आ गया। अब फिर उसके बाद यही एनर्जी जो सी होगी ये आगे स्पेक्ट्रोमीटर में जाएगी। ये जो सा स्पेक्ट्रोमीटर होगा इसके अंदर जाएगी ये स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जाएगी ये एनर्जी। जैसे ही ये एनर्जी स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर जाएगी तो यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम बनेगा, यहाँ पर इसका क्या बनेगा, स्पेक्ट्रम बनेगा। और कैसा स्पेक्ट्रम बनेगा, ये मेरी बात याद रखना, ये स्पेक्ट्रम कैसा बनेगा, ये ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा कि ये देखें ये देखें ऐसा स्पेक्ट्रम बनेगा। इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनेगा, ठीक है ना। स्पेक्ट्रोमीटर क्या करेगा, स्पेक्ट्रम बना देगा।
और आपको मैंने बताया था कि लाइन स्पेक्ट्रम का मैंने सारा आपको पढ़ाया था कि लाइन स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन गैस से हमने एटॉमिक एड्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी बनाया था, हमने हाइड्रोजन गैस वाले सैंपल से एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, दोनों तरह के स्पेक्ट्रम हमने क्रिएट किए थे इस हाइड्रोजन गैस से। पीछे मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, ठीक है ना, लाइन स्पेक्ट्रम का सारा। यहाँ पर सिर्फ मैं मेन बातें बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे स्पेक्ट्रम क्रिएट हो जाएगा ना तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस दौरान क्या होगा, इस दौरान यहाँ पर इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ क्या होगी ज़्यादा, इसकी वेवलेंथ यहाँ पर कम है। यहाँ यानी कि जहाँ पर बैंड जो सा होगा वो छोटा बनेगा ना, तो समझ लेना वहाँ पर वेवलेंथ कम होगी उन रेस की, कि जिन रेस की वजह से ये बैंड क्रिएट हुआ, ठीक है ना। और फिर इसी तरीके से जहाँ पर बैंड का साइज़ बड़ा होगा तो समझ लेना कि वहाँ पर उन रेस की वेवलेंथ ज़्यादा होगी कि जिनकी वजह से ये बिग बैंड्स क्रिएट हुए हैं स्पेक्ट्रम के अंदर, ठीक है ना। ये दो बातें याद रखना, ठीक है ना। जैसे ही हमें पता है, ठीक है ना, हमें पता ये भी है, हमें ये भी पता है कि E इक्वल टू होता है hc/λ, यानी कि जैसे ही लैम्बडा कम होगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी लैम्बडा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है ना। जैसे ही वेवलेंथ कम होगी तो समझ लेना कि एनर्जी वहाँ पर, यानी कि जिन वेव्स की वजह से, जिन रेज की वजह से ये स्मॉल से बैंड्स क्रिएट हुए हैं, जिन रेज की वजह से स्मॉल से बैंड्स क्रिएट हुए हैं इस स्पेक्ट्रम के अंदर, उन रेज की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। और जिन रेज की वजह से ये बिग बैंड्स क्रिएट हुए हैं तो समझ लेना उन रेज की एनर्जी कम है, ठीक है ना। यानी कि इस तरीके से होगा, ये रेज इस तरीके से आ रही होंगी, आकर इस स्पेक्ट्रम से टकरा रही होंगी, इस तरह से ये रेज आकर टकरा रही हैं इस स्पेक्ट्रोमीटर से, ठीक है ना। और इस स्पेक्ट्रोमीटर ने इन्हीं रेज को डिटेक्ट करके हमें ये स्पेक्ट्रम दिया है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की थोड़ी सी भी समझ आ गई, ज़रा सी भी समझ आ, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।